अभी जस्टिफाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पर हम लोगों ने इन्हीं सीक्वेंस में अभी तक हम स्टमच तक पहुँचे हैं। आज मैं आपको स्टमच तक मैंने पढ़ा दिया, स्टमच का ये रोल, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल आज हमने देखना है। ठीक है, या यूँ कहिए कि आज ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है कि ख़त्म हो जाए अगर टाइम की कमी ना रही तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये सब कुछ हो चुका है, दांत, सलाइवा, टंग, है ना। और यहाँ पर आप लोग को स्टमच है ना, इसे बोलते हैं हम लोग स्टमक। स्टमक यहाँ पर देखिए आप लिखा है क्या, पहली लाइन अगर आप देखिए, स्लाइड से चलता हूँ है ना, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। वही सारी चीज़ यहाँ पर हैं। पुराने लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि पेट का कैंसर किसे कहते हैं। तो एक बार उस चीज़ को मैं आज फिर डिस्कस करूँगा यहाँ पर, है ना। क्या हुआ, किसी प्रकार की प्रॉब्लम? ऑल इज वेल। चलो ठीक है, जब मैं मैसेज कहूँगा करने के लिए तभी करना। फिलहाल के लिए अभी मैसेज बंद करे रहो, ठीक है। और एक चीज़ और देख लूँ, सब कुछ सही है। कह रहे हैं द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट्स मिकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। मैंने बताया था हमारा जो पेट होता है, उस पेट के अंदर में HCl मौजूद होता है। और सबसे पहली बात करते हैं तो ये मिकस क्या है, पुराने लेक्चर में मैंने बता रखा है ना, लेकिन फिर से एक बार यहाँ बताता हूँ ये मिकस क्या है। एक्चुअली जो हम लोगों का स्टोमच है, मान लीजिए ऐसा गोल सा स्टोमच है। स्टोमच के ये अंदर का सरफेस है ना, इस पर क्या होता है, जैसे एक जेली लाइक मटेरियल लगा होता है, जिसे ही हम बोलते हैं मिकस। क्या करता है ये जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिड से वो स्टमच का सरफेस, अंदर का सरफेस, अगर ये यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर में, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो है एसिड, है ना। जिसकी वजह से क्या करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारे मतलब नेचुरल बाई नेचुरली हमारे सरफेस में, मतलब ये स्टोमच है, स्टोमच के अंदर के साइड, इनर साइड, दोनों साइड क्या मिलता है, एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। ये म्यूकस की लेयर क्या करता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोमक के सरफेस पर पहुंचने से, इनर सरफेस पर पहुंचने से रोकता है। कई बार क्या होता है कि जो डेली खाने को टाइम से नहीं खाता है, उसकी केस में बात कर रहा हूँ, क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है, शरीर, वो उसकी आदत है, हैबिट है कि उसे टाइम पर खाना चाहिए होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे टाइम से खाना नहीं देते हैं। तो उसकी जो हैबिट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप 2 बजे डेली खाना खाते हो, तो 2 बजे आप डेली खाना खा रहे हो, कोई ऐसा समय आ गया, कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन आपने खाना नहीं खाया, है ना। उस दिन क्या होगा, ये हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो खाने के पार्टिकल के साथ मिलता है और उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। ये काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है, पाचन का काम करता है। सर पाचन क्या होता है, डाइजेस्ट करता है, किसको, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन जिस दिन हमें खाना नहीं मिला 2 बजे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन भी ये उसी समय पे ऑटोमेटिक निकल जाता है ना, निकलने लगता है। और खाना नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, वो जो मिकस की लेयर है, उस मिकस की लेयर को जो है धीरे धीरे गलाने लगता है। ठीक है, अगर ऐसे ही आपका डेली का रूटीन ही ऐसे हो गया, जिस समय आप खाना खाते थे उस समय आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा ही सिस्टम आपके साथ डेली डेली होने लग गया, फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि ये म्यूकस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, और एक समय आएगा कि म्यूकस की लेयर अंदर से कट जाएगी। जब म्यूकस की लेयर अंदर से हट गई, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, आपके स्टोमच पे जाएगा और उसे नुकसान कराएगा, जिसके कारण क्या होता है, स्टोमक के सरफेस पर वो छालेनुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, उस संरचना को बार बार ऐसे ही रिपीटेशन बार बार होता है, फिर मिकस तो कट चुका है, फिर किसी दिन आपने खाना नहीं खाया तो फिर किसी दिन क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, और वो उस मिकस पर, मिकस है ही नहीं, उस स्टोमच पर जाकर के फिर से उस छाले के पास जाकर के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैल जाएंगे, जिसके कारण वहां पर पेट के अंदर छाले छाले टाइप की संरचना बन जाती है। फिर इसी को हम लोग कहते हैं पेट का कैंसर हो गया। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज मैंने बताया विकस का क्या काम था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम था। और हमारे पेट के अंदर में क्या मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी मिलते हैं, जो खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, डाइजेस्टिव जूस भी मिलते हैं, है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं इधर, द मिकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। क्या करते हैं, मैंने इस चीज़ को पहले ही बता दिया कि ये स्टोमच को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, कि स्टोमच पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। उसके बाद बात कर रहे हैं द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया। जो एसिड पेट में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को खत्म करने में अपना रोल करते हैं। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है पुराने लेक्चर में, बट यहाँ पर देखिए आपको स्लाइड वाइज एक एक करके फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कि जो पेट में डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, उस खाने को, जो हम खाना खाते हैं उनको उसके सिंपलर सब्सटेंसेस, कहने का मतलब बड़े बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको समझा रहा था, फोटोसिंथेसिस, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, है ना। CO2 प्लस में आपका क्या होता है H2O। CO2 के साथ जब H2O मिलता है और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये काम होता है, यहाँ पर सनलाइट होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें क्या बनता है, ये प्लांट्स में C6H12, C6H12O6, जिसे ही हम कहते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 से प्लस में ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आता है, पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं ऐसे ही देते हैं, यानी ये प्रोसेस होता है, ये इतना प्रोसेस ऑक्सीजन के लिए होता है, तब जाकर के पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और खुद के लिए क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, इन्हीं चीज की, कि अगर इनको मैं वापस से मिलाऊं, मतलब इनसे अगर मैं, ये चीज क्या कहलाया, अभी जो आपका रिएक्शन दिख रहा है, ये रिएक्शन आपको दिख रहा है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन अगर मैं इन्हीं रिएक्शन को वापस से जोड़ता हूँ ना, तो मुझे क्या मिलता है, वापस से मुझे मिल जाता है CO2, और CO2 मिलता है, प्लस में क्या मिलता है, H2O। यानी आपको एक चीज दिखाई देता होगा कि भाई साहब जब फर्स्ट टाइम पे प्लांट्स ने इन प्रोसेस को किया, तो प्लांट ने इस प्रोसेस को किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और तो और सनलाइट की प्रेजेंस में उन्होंने अपना भोजन C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, मतलब ये इतना मटेरियल तब बन करके आया जब सनलाइट इन्वॉल्व था, और इस प्रोसेस को हमने कहा फोटोसिंथेसिस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इन्हीं को वापस से, यानी इधर वाले सिस्टम को अगर मैं वापस से ब्रेक करना चाहूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O निकलता है। एक चीज जरा आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो सनलाइट था उसका काम तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वापस से हमें इतना ही चीज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ही एनर्जी है, यानी जो खाना क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर भी जो प्लांट्स कर रहे हैं, यानी C6H12 जो O6 बना है, इसमें ही एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ से जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज और निकल के आएगा, वो क्या है, एनर्जी। क्या है, एनर्जी। यही प्रोसेस होता है जब क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग भी जो खाना खाते हैं वो C6H12O6 ही होता है, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारे अंदर ये चीज करते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने ई लिख रखा है, यहाँ पर वो अच्छे से शो नहीं हो रहा है, मैं इसे यहाँ पर बनाता हूँ, देखो नीचे जो चीज बन रहा है, ये मैं एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो प्लस में यहाँ पर मैं एनर्जी लिख देता हूँ, ठीक है, ये रहा एनर्जी, और एनर्जी को ऐसे ऊपर का एरो दिखा देता हूँ। तो देखिए जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को रिएक्शन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, जब तो बनता है C6H12O6 प्लस में O2। ये प्रोसेस कौन करते हैं, प्लांट करते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर से अगर हम इन्हें ब्रेक करने चले तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O तो मिलता है, प्लस साथ में क्या चीज मिलता है, जो यहाँ पर ग्लूकोज ने अपने पास, जो यहाँ पर ग्लूकोज प्लांट ने बनाया था उनमें ही एनर्जी इन्वॉल्व थी। तो मैंने जब इन्हें से वापस से अलग किया तो एनर्जी मिल रहा है। और ये जो नीचे वाला सिस्टम ये पूरा हो रहा है ना, ये सिस्टम हम लोग में होता है, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है, वो क्या, कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन, यानी हमने जो चीज खाया वो ग्लूकोज का फॉर्मेट में जब बना, उसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन कहाँ से, इन्वायरमेंट से हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है, तब जाकर के हमारे पास हमारी बॉडी में क्या बनता है, एनर्जी बनती है, वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है
है ना। तो हम लोग जो एनर्जी पा रहे हैं, हम लोग जो खाने से एनर्जी पा रहे हैं, कैसे, जब वही खाना क्या था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब जाकर के हमें एनर्जी मिल रही है। और इसे हम बोल रहे हैं क्या, इसे ही हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेरे ख्याल से इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये दोनों मैंने केमिकल इक्वेशन से समझाने की कोशिश करी। जिसको नहीं समझ में आया होगा ना, वो फिर से जाना और इस चीज़ को देखना, अभी नहीं, यूट्यूब पे जाना, वहाँ पर देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। और देखो, मैं आगे एक चीज बताऊं तो यहाँ पर था द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मैं ये रिएक्शन आप लोग को इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपको यही चीज समझना है कि हमने जिस फॉर्मेट में खाने को खाया, वो उसी फॉर्मेट में हमारे अंदर खाना नहीं था, उसे ग्लूकोज में चेंज होना था, तभी जाकर के हम रेस्पिरेट, ग्लूकोज माने C6H12O6 में उस खाने को चेंज होना है। तो उसको खाने को चेंज कौन करेगा, डाइजेस्टिव जूस जो पेट के अंदर है ना, ये करते हैं, उसको चेंज करेंगे, है ना। ब्रेक डाउन द प्रोटीन, वो प्रोटीन जो हमने खाना खाया, प्रोटीन कहने का मतलब अगर आपने पनीर खाया तो वो पनीर जो आपने खाया, उस पनीर को ये क्या करेंगे, सिंपलर सब्सटेंस, वही चीज कहने का मतलब ग्लूकोज में ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को ये चेंज करेंगे, तब जाकर के फर्दर और जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तब जाकर के हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने खाया और खाते ही आपको एनर्जी मिल जाएगी, खाने के बाद वो चीज कन्वर्ट होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर में इन्वॉल्व है। ये सब कुछ मैंने बताया सेल वाले टॉपिक में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। चलो ठीक है। इसके बाद एक चीज निकल के आता है मस्कुलर स्पिंचर। ये भी चीज मैंने आपको बता दिया है ना, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टोमच। मैंने आपको बताया था कि जब ये इसोफेगस जाता है और स्टोमच पे मिलता है, मैं स्लाइड आप लोग को दिखाता हूँ, रुको रहो एक मिनट। हाँ, मैंने आप लोगों को दिखाया था एक चीज, ये इसमें देखिए, यही था आपका इसोफेगस आया है। इसोफेगस आने के बाद ये नीचे में यहाँ पर जहाँ ये स्टोमच में ऐसे खुलता था ना, यहाँ पर एक इसोफेगस स्पिंचर लगा होता था, जो क्या करता था, यहाँ पर जो एक बार खाना ऊपर से, ये वन वे होता था। वन वे मतलब खाना अंदर तो आएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। ये क्या करता है, खाने का लोड जो इस पे पड़ता है, तो खाने के लोड यानी भार की वजह से ये ऐसे रहता है, बाद में ऐसे खुलता है, खाना अंदर चला जाता है और ये वापस से ऐसे होता है, खाना ऊपर नहीं हो सकता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, जो नीचे यहाँ पर लगा है ना, इस चीज को बोलते हैं इसोफेगस स्पिंचर, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अभी आगे जब हम लोग चल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत स्पिंचर वगैरह हमने और भी देखने हैं। तो ये भी याद रखिएगा इसोफेगस स्पिंचर कहाँ मिलता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हाँ, पेट में जो HCl पाया जाता था, वो किस लिए काम आता था, बैक्टीरिया को मारने के लिए। और पेट में जो जूस पाया जाता है, डाइजेस्टिव जूस, वो क्या करता था, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता था, है ना। यानी प्रोटीन को, ये सिंपलर सब्सटेंसेस मतलब प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव जूस। और HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। चलो ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली, ठीक है। नोट्स वगैरह बना रहे होगे तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। फिर कह रहे हैं कि सर, हाँ, वो मैंने आपको बताया था ना कि देखो, खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटना जरूरी है, तभी ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन हो पाएगा। जैसा हमने खाना खाया ऐसा ही खाना हमें नहीं चाहिए, है ना। उन्हें तोड़ना जरूरी था। क्यों सर, क्यों तोड़ना जरूरी था, अरे क्योंकि आपने जो खाना खाया, उस खाने को फिर आपकी बॉडी जो है, वो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी इस खाने का सही यूज कहाँ पर है। उसमें से वो प्रोटीन, जैसे आपने खाया था ना, मुंह में चबाया तो पाचन का काम यही हो गया था, है ना। आपने स्टार्च को माल्टोज में यही चेंज कर दिया था, है ना। माल्टोज में चेंज होने के बाद वो क्या हो रहा था, आपका मतलब स्टार्च माल्टोज में चेंज, प्रोटीन में पेट में प्रोटीन का पाचन होता है ना, यानी प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। फिर कह रहे हैं कि प्रोटीन अम्लों से मिलकर बना होता है। ये बात आप सब जानते रहिए, बहुत छोटी छोटी चीज है, मैं ऐसे बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा, है ना। मतलब जो पेट का काम होता है, जो हमारा स्टोमच है, उस स्टोमच में अपने वो क्या करता है, अपने अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चीज ध्यान रखिएगा कि पेट में एसिड वाला इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। एसिड का एनवायरनमेंट कहाँ रहता है, स्टोमच में रहता है। जबकि हम अब एंट्री करने चल रहे हैं किसमें, यहाँ एसिड से हम लोग एंट्री करने चल रहे हैं, ये यहाँ से अब हम लोग एंट्री करने चल रहे हैं इसमें। और ये है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका जो अंदर का इन्वायरमेंट है,
वो किसका है, बेसिक नेचर का है। हम लोग पेट में क्या था, HCl, पेट में यहाँ पर था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी यहाँ का अंदर का जो उसका इन्वायरमेंट है वो किसका था, एसिड नेचर का। अब हम चल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसके अंदर का नेचर है बेस। तो देखिए एसिड और बेस जब एक साथ मिलते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये एक साथ मिले नहीं और ये अंदर का खाना निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। सबसे पहले बात निकल के आती है, इसको यहाँ से आगे पास होने में क्यों क्या जरूरी है आगे पास होना, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना ही क्या जरूरी है। तुम दूसरे परिवृत्त के हो, मतलब तुम्हारा नेचर ही एसिड है तो तुम वहीं पर रह जाओ। देखिए अगर ये वहीं पेट में ही रह जाएगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से पार्टिसिपेट करेगा, है ना, वो उस चीज को भी जरूरी है। बाकी जो है क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम लार्ज इंटेस्टाइन से, मतलब जो आपके पेट में जो आपने खाया उस खाने को निकालोगे कैसे अगर वो पेट में ही रह गया तो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपका पेट जो है भंडारा है उसमें डालते रहो भरेगा ही नहीं, है ना। वो भरेगा भरेगा तो उसको निकालना भी पड़ेगा, निकालोगे तभी जब वो पेट से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा। कहने का मतलब ये डाइजेशन का एक प्रोसेस है। डाइजेशन में खाने को पचाया, खाने से चीजों को निकाला जो उसके काम लायक ये थी वो बॉडी में गई, बाकी जो एक्स्ट्रा वेस्टेज चीज थी उसको एनएस के थ्रू बाहर निकालना है। ये पूरा प्रोसेस ही डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आइए अब चलते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब ये खाना यहाँ से एंट्री करता है किसमें, आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैम क्या हो गया, कैमरा तुम्हारा रुका है या फिर कैमरे पे जो है हाथ लगा रखा था, हाँ आप सही है। अच्छा, मानस भी अवेलेबल है यहाँ पे अच्छा ठीक है। तो इधर देखो क्या कहूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके इस स्टमक से खाना निकल करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है तो उसमें क्या होता है, एसिड को बेस में बदलने के लिए एक मतलब जूस पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बाइल जूस, है ना। यहाँ पर जो एसिड का मटेरियल रहता है इसको बेस में इधर कन्वर्ट करने के लिए एक चीज होता है बाइल जूस, वो पाया जाता है, वो इसे कन्वर्ट करता है। पहली बात, एसिड तो बेस में, अगर एसिड के रूप में ही खाना बेस उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये काफी खतरनाक हो जाएगा, है ना। क्योंकि पेट के अंदर एसिड और बेस का रिएक्शन होना है, वह दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ एक बाइल जूस, BILE लिख लेना आप लोग, BILE बाइल जूस पाया जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही यहाँ पर भी एक स्पिंचर पाया जाता है, जैसे अब मैंने आपको यहाँ बताया था एक स्पिंचर, यहाँ पर भी एक स्पिंचर पाया जाता है। मैं आपको अगर इधर नाम दिखाऊं आपको, तो पहले आओ मैं चलता हूँ स्लाइड पे, आपको नाम दिखाता हूँ इसका। ये देखो, अब आपको कुछ अच्छा लगता होगा देख करके चित्र वगैरह। तो ये देखो, ये आपका था क्या, स्टोमच था ये पूरा, यहाँ से खाना निकल करके अब यहीं से जो ऐसे जेड जे टाइप का जो शेप लग रहा है ना, उल्टा जे, यही है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने का रास्ता। और यहाँ पर भी एक जो है गेट लगा होता है, गेट जो खाने को वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस आने से रोकता है, ठीक है। इस गेट का नाम है क्या, ये पाइलोरिक स्पिंचर, क्या बोलते हैं इसको, पाइलोरिक स्पिंचर, याद रखे रहना इसका नाम क्या है, पाइलोरिक। और यहाँ पर यहीं पर ऊपर में क्या था, यहाँ पर था आपका ईसोफेगस स्पिंचर। इस स्पिंचर का काम क्या होता है, खाना जो एक बार रास्ते से निकल गया उस रास्ते से खाना वापस से उसमें ना जाए, यही इसका काम। और ये सारे जितने भी स्पिंचर होते हैं ये वन वे ही होते हैं, जब इन पर लोड पड़ता है तो ये झुक जाते हैं, जैसे ही लोड नीचे होते हैं तो ये वापस से सीधे हो जाते हैं। इतनी सारी बातें तो अच्छे से समझ में आ ही चुकी होंगी। तो देखो अब हम कहाँ चल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहे हैं, जो जे शेप का है। देखो उल्टा जे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा ऐसे जो मैंने बनाया है मोबाइल को उल्टा कर लेना और दिख जाएगा कि ये उल्टा जे शेप का बना हुआ, ठीक है। चलो अच्छा, तो कह रहे हैं कि मैंने एक बताया बाइल जूस पाया जाता है जो एसिड से बेस में कन्वर्ट करता है। तो एक चीज देखो, बहुत ही बढ़िया चीज है ना, ये चीज का डिफरेंस और ये चीज का शायद क्वेश्चन का आंसर भी मतलब बहुत लोग देने में हिचकते हैं, और कई बार छोटे बच्चे आपके घर में जो होंगे आपके भाई बहन वो आपको इस चीज में उलझा भी सकते हैं कि सर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्या ये वास्तव में स्मॉल होता है, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इससे बड़ा होता है, क्योंकि उसका नाम ही है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है स्मॉल, है ना। तो इसका मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ, वास्तव में ये छोटा नहीं है,
स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। सर ये क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसा होता तो इसका नाम स्मॉल क्यों होता? तो मैं बताऊं आपको। देखिए सबसे पहले तो आप स्लाइड में चलते हैं। लो, ये देखो आपको स्लाइड में लिख रहा होगा कुछ, क्या चीज, 5 मीटर्स है ना। इसकी जो रेंज है वो मतलब इसका जो लेंथ है वो लेंथ है 5 मीटर का, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर मैं आपको लार्ज कुछ चीजें बताऊं, अभी मैं स्लाइड पर नहीं चल रहा हूँ, मैं ऐसे बताता हूँ। आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हो तो वो 5 मीटर का होता है। मतलब अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो आई थिंक सवा फीट के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है सवा फीट के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल बात करो तो लगभग ये 5 3 या 15 और लगभग 18 फीट का ये होता है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने का होता है, 18 फीट का होता है। और अगर आप यहीं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो वो सिर्फ 1.5 मीटर ही लंबी होती है, 1.5 मीटर की होती है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये छोटा वाला हम लोगों का कितना आ रहा है, 5। अगर मीटर की बात कर लो, ये 5 मीटर है और वो 1.5 मीटर। ऐसे ही समझ में आता होगा कि ये बड़ा है। ठीक है, तो देखो कितना अंतर है ना। और फिर भी उसे बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन नाम देने की क्या जरूरत है? तो देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका डायमीटर बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब डायमीटर के बेस पर स्मॉल और लार्ज को हमने हमारे किताबों में या हम हर जगह देखते हैं कि डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है। इसी वजह से हम इसे स्मॉल कहते हैं और इसी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को हम बड़ा कहते हैं। जबकि लेंथ की बात कर लो तो लेंथ में यही बड़ा है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात समझ में आई? चलो मैं डायग्राम पे चलता हूँ, है ना, आ जाओ। मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक बढ़िया, ये देखो, ये आपको डायग्राम दिखता होगा, है ना। 10 मिनट बच रहे हैं बच्चों। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था बट टाइम कम हो गया। देखो ये आपका, ये क्या है, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना इस तरफ, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसी के अंदर में ऐसे ऐसे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है। ये देखो आपको इस साइड में ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। और ये जो बाहर बाहर ऐसे आया है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। देख रहे हो ना, शेप देखने से लग रहा है कि यही बड़ा है, लेकिन वास्तव में ये छोटा है। और जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है वो ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर रखा गया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, बट उनके डायमीटर क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे हैं। यानी ये इतने में एरिया में रखे गए हैं और लार्ज इंटेस्टाइन इतने बड़े एरिया में अवेलेबल। इसलिए इन्हें छोटा और बड़ा हम क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो ठीक है, चलिए आइए सर, ये तो आप समझा रहे हो, पहले ये बताओ कि इसका काम क्या है। 10 मिनट बच रहे हैं, मैं उसमें कोशिश करता हूँ खत्म करने की। और अगर नहीं भी हो पाया तो वापस से हम लोग आएंगे दोबारा से, है ना। अच्छा, इतनी बातें तो क्लियर हुई कि सर आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो कुछ बताओ सर। तो लो बताता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपको स्लाइड्स कहाँ है, हाँ ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ना, इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा, ड्यूडेनियम है ना, और यहाँ आपका जेजुनियम, और एक है आपका इल्बियम, है ना, इलियम। ड्यूडेनियम, जेजुनियम और आपका इलियम, ये 3 इसके पार्ट होते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। सोचो इतनी छोटे से में रखा है, उसमें भी 3 पार्ट दे रहे हो यार, गजब बात कर रहे हो आप तो, है ना। ठीक है 3 पार्ट, इसे 3 पार्ट में ही पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने तो आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया कि इसका मतलब कंपैरिजन करके ये इसके एटॉमिक कह रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनका नाम किस बेस पर रखा गया है ये आपने क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इन्हें किस तरीके से रखा गया है, इनके डायमीटर के अकॉर्डिंग रखा गया है। अच्छा सर, इनका काम क्या है? इनका भी काम सेम वही चीज है कि ये क्या करते हैं, आपके सबसे पहले तो जब भी आपके स्टोमच से खाना इनमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करते हैं, खाने को वो वहाँ का एसिडिक मटेरियल को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपका बेसिक मटेरियल में, मतलब बेसिक नेचर के ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए वहाँ पर एक जूस पाया जाता है, मैंने बताया आपको बाइल जूस, और एक दूसरा आपको बताऊं पैनक्रियाटिक जूस। 2 प्रकार का जूस पाया जाता है, बाइल जूस
और दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस। ये दो जूस मिल करके क्या करते हैं, स्टमक से आने वाले जो मटेरियल्स उधर एंट्री करता है, उस मटेरियल्स में जो भी सब्सटेंस लगे हैं एसिड नेचर के, उन एसिड नेचर वाले सब्सटेंस को वहीं गेट पर ही क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं किसमें, बेस में। कौन कौन से, बाइल, BILE बाइल जूस, और PANCRI पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इतना काम हो जाता है। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं कि सर अभी भी सर ये चीज नहीं समझ में आया कि कन्वर्ट कर दिया, चलिए ठीक है, लेकिन वास्तव में इनका काम क्या है। तो मैंने कहा देखिए, खाने को जो भी मतलब स्टोमच में खाना था, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अभी उसको डाइजेस्ट करने का और भी काम है। आपने खाना खाया, वो खाना आपके दांत के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया, पेट तक गया, लेकिन आपने खाना खाया जिस पर्पज से, वो पर्पज तो पूरा होना चाहिए। खाना आपने खाया था एनर्जी को लेने के लिए, है ना। तो एनर्जी कहाँ मिलेगी, तो एनर्जी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही मिलती है। सर ये चीज क्या कह रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलती है। से का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो वो और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद इसके आसपास क्या होता है, ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, पाइप समझो, जिसमें ब्लड रन करता होता है। तो इसमें जो आपने ग्लूकोज सब कुछ आपने तोड़ रखा था, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रखा था, है ना। तो ये सारी चीजें फिर उस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके बॉडी में ट्रांसफर होती है। समझ में आई कुछ बात। इसका काम क्या था, खाने से न्यूट्रिशंस को निकालना ही काम था किसका, इन्हीं का काम था। न्यूट्रिशंस है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सारी चीजों को निकालना। कैसे निकालेंगे, वो ब्लड वेसल्स जो लगे हैं आसपास में, वही इसको करते हैं। और अगर कहें सर, ऐसा भी तो कंडीशन होता है कि चलिए आप लोग छोटे हो, आप लोग कम खाना खाते हो, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा खाना खाता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, शरीर तो एक ही है, ये बात है ना। लेकिन फिर भी आप ज्यादा खाना खा ले रहे हो तो वो कितना ज्यादा एनर्जी ब्लड वेसल्स पतली पतली पाइपें को थ्रू निकाल पाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिस्टम बताऊं कि हाँ ये बात है कि ज्यादा खाना खा रहा हूँ, कुछ और बेहतरीन सिस्टम लगा होगा मेरे बॉडी से खाने को निकालने के लिए। समझे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये अपने इसका नेचर मतलब इसमें क्या होता है, बाहर के साइड ये ऐसे उंगली नुमा संरचना बनाए देते हैं। कैसे, उंगली के साइड का। देखिए तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं ये, हाँ पहले तो मैं एक आपको स्लाइड दिखाता हूँ, स्लाइड्स के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा। अच्छा वही तो है स्लाइड, है ना। हम्म, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये विली क्या है, विली। तो कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इन ये अपने सरफेस में उंगली नुमा संरचना बनाए रहते हैं, ऐसे उंगली नुमा। ये देखिए सर, ये चीज क्या है, मान लीजिए ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन थी, तो इसके ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये ऐसे अंदर अंदर उंगली नुमा संरचना बन रही है। ठीक है, समझो ऐसे ऐसे ये पूरा अंदर में उंगली नुमा संरचना बन रही है। सर ये चीज क्या हो रहा है, क्या बताता क्या हो रहा है इससे। अरे रुके रहो, घबराओ नहीं, बता रहा हूँ। देखो ये उंगली नुमा संरचना करने से क्या हुआ, मतलब इसके बाहर का सरफेस गोल उस प्रकार से ना मिल करके ऐसा मिल रहा है उंगली नुमा संरचना। अगर ये गोल होता तो क्या होता, उसका डायमीटर अंदर का जगह कम होता। उंगली नुमा संरचना करने से क्या हुआ, इसका अंदर का जगह ज्यादा हो गया। आपको ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप समझो इसी चीज को, जो अंदर वाली चीज है, अब आप इसको पकड़ के गोल करोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ये बात मान रहे हो ना कि वो उंगली टाइप का है, लेकिन आप उसको अगर पकड़ के ऐसे खींच करके, जस्ट इमेजिन करो ऐसे खींच करके आपको गोल करना है, तो वो उंगली नुमा संरचना और फैलेगी। इससे क्या होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का एरिया बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें मतलब क्या होगा, ये खाना वाना जो मटेरियल है इसी के अंदर में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, जो उंगली नुमा संरचना बनी है ना, इसे ही हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विली कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये विली ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में बनी हुई है। अच्छा फिर इसके बाद बात करते हैं सर एक चीज और था, क्या, आइए एक मिनट दिखाता हूँ। विली तो आपने समझ लिया। अच्छा इसके बाद कह रहे हैं सर यहाँ पर ना एक जो इनके यहाँ पर हर एक इतने स्पेस में एक पतली पतली सी पाइप है ना, ये पाइप है सर, हाँ ये पाइप है ऐसे पतली पतली सी, ये पतली पतली सी हर कॉर्नर पे ऐसे इन उंगलियों के बीच में, इन विली के बीच में
पतली पतली सी पाइप अवेलेबल है। इन पाइपों को क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखिए क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसका नाम, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेटल, लेटल बोलते हैं इसको, हम लोग पढ़ोगे यही तो, लेटल, है ना। वैसे इसको हम लोग कहते हैं लैक्टील। क्या बोलते हैं, लैक्टील। जो उंगली जैसी संरचना है उसे तो हमने क्या बोल दिया, विली कह दिया, और उंगलियों के बीच में जो पतली पतली सी पाइप आ रही है, इन पाइप को हमने बोल दिया लैक्टील। अब भाई साहब जब इनके अंदर में खाना आएगा तो खाने से न्यूट्रिशंस ये पतली पतली पाइप भी निकाल निकाल के बॉडी में पहुंचा देंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में, पूरी शरीर में न्यूट्रिशंस पहुंच जाते हैं। ये काफी अंदर तक मैं चला गया, है ना। यहाँ तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वैसे तो कहूँ 11 तक भी शायद आपको इन चीजों के बारे में ना बताया जाए, है ना, लेकिन अब टॉपिक आया मन में तो बता दिया, तो ठीक है चलो। ये चीज था, मतलब किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना निकल करके हमारी बॉडी में लगती है, न्यूट्रिशंस कैसे निकलता है, ये चीज मैंने आपको बताया। विली होते हैं, विली के बीच में पतली पतली सी पाइपें लगी होती है, इन पाइपों को हम बोलते हैं लैक्टील। ये लैक्टील की वजह से क्या होते हैं, न्यूट्रिशन सक किए जाते हैं, जब इन्हें सक किया जाएगा तो ये पूरे बॉडी में उसे फैला लेंगे। चलो इतनी बात भी आपको समझ में आ ही चुकी होगी। इसके बाद सर अभी और चीज आपने तो एक चीज बताया था आपको, हाँ ये देखिए, मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के जो थे ये 3 पार्ट में बटे होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनियम, जेरुलियम और ये जेंजियम, और एक ये था आपका इलियम, ठीक है। इलियम, जेंजियम और ड्यूडेनियम, ये आप लोग जो है इस चीज को समझिए। ये देखिए जो जे शेप का ये बना है ना, ये जे शेप का, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूडेनियम, ठीक है। इस चीज को समझिएगा कि ये 3 पार्ट में हमारा ये बटा होता है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सर इसके बाद, हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट में बटा होता है। पहला है आपका ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। तो ये 3 पार्ट में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बटा होता है, और इसका रोल भी मैंने आपको सिखा ही दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट चीज। अब देखिए आपको यहाँ से एंट्री करना है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब खाना आपका यहाँ से निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए अगर मैं फिर से कहूँ कि अभी एक चीज है आपका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसिमिलेशन प्रोसेस बीच में आता है, ये चीज कहाँ पर है, ठीक है चलो ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि आपके पेट से खाना निकल करके कहाँ पर आया था, आपके पेट से खाना निकल करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पर आया। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 3 पार्ट में था, है ना। आपने उन 3 पार्ट को देखा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस स्पिंचर से खाना निकल कर आया उस स्पिंचर का नाम आपने सुन लिया। उसके बाद स्टोमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए एक स्पिंचर काम आता है ना, उसका भी स्पिंचर आपने देख लिया। अब देखना है कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास 3 चीज थे, हाँ ये देखो आपके पास 3 चीज थे यहाँ पर, है ना। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डेडुनम और जेजुनम और इलियम। अब देखिए इस इलियन के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से निकल करके मटेरियल इसमें जाएगा, किसमें, यही है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री कर रहा है, और कहाँ से करेगा, इलियम से एंट्री करेगा, कहाँ से, इलियम, क्योंकि यही लास्ट पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इलियम से खाना निकल करके अब आपका एंट्री करने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा तो जैसे अभी तक हमने इतने सारे स्पिंचर देखे, है ना, खाना जिससे बैक वापस से ना जाए, ऐसा ही सिस्टम क्या होता है इधर भी होता है। अच्छा एक चीज और आपको मैं बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन ही कहते हैं। सर ये एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, जो आपने मतलब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, है ना, मैंने बताया था आपके पेट में स्टमक तक प्रोटीन्स आया, प्रोटीन्स का ये लो, किसकी हरकत है ये, बेवकूफ कौन था पता नहीं, मतलब चलो छोड़ो। मैं बस इतना कहूँगा कि आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका मटेरियल आया, खाना आया, वहाँ से प्रोटीन को निकालना
एसिमिलेशन है। ठीक है, चलो प्रोटीन सर, जैसे आपने पनीर का टुकड़ा लिया और पनीर को आपने खाया। जब आप पनीर को खा रहे हो तो वहां पर क्या हो रहा है कि सर पनीर को आप बताते हो कि दूसरे फॉर सिंपल सब्सटेंस यानी पनीर को ब्रेक करना, ब्रेक कर करके सिंपल सब्सटेंसेस यानी ग्लूकोज वगैरह में उसको बाद में मतलब खाने को स्टोर करना, क्या ये सब कुछ जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पनीर खाए और आपके शरीर में जहां भी आपको प्रोटीन, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है ना, तो आपके शरीर में जहां भी प्रोटीन की जरूरत थी वहां पर वो पनीर एज इट इज पहुंच गया। मान लो बाल बनाना था तो बाल आपके पनीर के बने हैं, कहीं भूख लगी बाल तोड़ा खा लिया, है ना। कभी आपको मान लो नाखून है, नाखून भी आपके पनीर के हैं तो आपने नाखून को तोड़ा और नाखून को खा लिया, तो काफी दिक्कतें हो जाती है ना। इसलिए क्या था हमारे बॉडी के सिस्टम ने क्या किया हमें चीजें एज इट इज नहीं दिया, लेकिन जहां पर उन चीजों की जरूरत होती थी वो पहले उसे कन्वर्ट करता था बॉडी में, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है किसी दूसरे फॉर्मेट में, है ना। बॉडी में क्या किया जा रहा है, बॉडी के लिए जो कुछ जरूरी है, तो जो आपने खाया उस खाने को वो बॉडी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही है ना। जटिल पदार्थों को शरीर के द्वारा निर्माण मतलब अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स चीजों का जो निर्माण हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें बन रही हैं बॉडी के अंदर, उसे बनाया जा रहा है। आपने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, फैट खाया, सब कुछ खाया, लेकिन वो आप जो खा रहे हो एज इट इज नहीं आपके बॉडी में अलग अलग चिपका हुआ है ना। अगर वो अलग अलग चिपकता तो आप ऐसे तोड़ करके और मुंह में खा लेते हैं ना। तो इस तरीके से तो आप गंजई हो जाते हैं और शादी होदी नहीं हो पाती है ना, काफी दिक्कतें आ जाती है ना। नाखून मान लो आप है, नाखून खा जाते तो दिक्कत हो जाती। इसलिए एज इट इज वो चीज नहीं जाएगा, उसको क्या कर रहा है बॉडी एक दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर रहा है। और इसी खाने को, खाने से मिलने वाले चीजों को बॉडी क्या कर रही है, चेंज कर देती है दूसरे फॉर्मेट में। जैसे ही हम बाद में कहते हैं कि प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब रूप में चेंज कर रही है। और इन सब रूप में चेंज करना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इसमें बॉडी ने चेंज कर दिया। बॉडी जब चेंज कर दिया तो अपने अकॉर्डिंग जहां पर प्रोटीन की कमी है, जहां पर फैट की कमी है, वहां पर ले जा करके उसी चीजों को पहुंचा देती है। इस प्रकार से क्या होता है, पूरा एसिमुलेशन प्रोसेस काम आता है। कहाँ पर, स्टमच, जो हमारा स्मॉल स्टमच है ना, अरे स्मॉल स्टमच कह रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमुलेशन का प्रोसेस होता है। एसिमुलेशन के प्रोसेस में अगर मैं सिंपल शब्दों में फिर से कहूँ तो बस इतना ही है कि आपने जो कुछ भी खाया उस चीजों से मिलने वाली मेन मेन चीजों को यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक उसको पहुंचा दिया जाता है जहां भी उसकी जरूरत होती है। चलो ठीक है, इसके बाद अब हम एंट्री कर रहे हैं कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर एंट्री कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहीं पर आपका जो है पूरा का पूरा ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था वो फिंगर्स होती हैं, देखो ये नीचे में आपको फिंगर बना हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे ना। इन फिंगर्स के बीच में आपको पाइपें भी दिखाई देती होंगी, देखिए छोटी छोटी पाइपें ऐसे ऐसे अंदर में है ना सब। ये सारी पाइप होती हैं जो कि क्या करती हैं, विली वगैरह है ना, ये सब कुछ आपको मैंने बताया था अभी बना करके स्ट्रक्चर। ये वही चीज़ है, काफी उस तरीके से नहीं बनाया गया है लेकिन वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको चलता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, ये रहा एसिमुलेशन, आपको मैं एसिमुलेशन ढूंढ रहा था ना, ये देखिए ये रहा एसिमुलेशन। जो मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन वगैरह को एब्जॉर्ब करना ही काम किसका है, एसिमुलेशन का है। चलिए ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम आगे और भी देखते हैं। लार्ज इंस्टेटाइन, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इसका रेंज क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर की होती है। स्मॉल की कितनी होती है, 5 मीटर की होती है। देखिए अब क्या हो रहा है कि आपका जो मैंने आपको बताया था इलियम, इलियम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पार्ट जो सबसे लास्ट में होता था, और वही इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता था। तो अब इलियम तक जो चीजें आई हैं वो चीजें वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएं और जा करके वापस ना आए, है ना। ऐसा नहीं कि हर जगह, मतलब हर जगह हम लोगों ने इस चीजों को पढ़ रहा है कि खाना निकलता है दूसरे पार्ट में जाता है तो जाकर के वापस ना आए, उसके लिए स्पिंचर यूज करते हैं। जहां पर भी एक स्पिंचर का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इलियो सीकल वॉल्व, इसे हम क्या बोलते हैं, इलियो सीकल वॉल्व। वो सीकल उसको पढ़ा जाएगा, तो इसे बोल रहे हैं कि ये इलियम से, और जो सीकल मतलब, अब ये सीकल क्या है सर, लार्ज इंस्टेटाइन भी पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है, चलो मैं आपको चित्र से समझाता हूँ डायग्राम से, है ना, रुक जाओ। ये रहा, ये देखिए।
तो लार्ज इंटेस्टाइन भी आपका जो है पार्ट में बटा हुआ है। इसको हम लोग देखिए, यही है आपका सीकम, ये रहा सीकम आपका, है ना। और ये जो पूरी ये ऐसे ऐसे चल के ये पूरा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोलन, है ना, कोलन, इसको हम लोग बोलते हैं कोलन। और ये लास्ट में है आपका रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा, अगर मैं कहूँ, सीकम, और उसके बाद कोलन, और जो है इसके बाद रेक्टम। ठीक है। तो देखिए सीकम में क्या होता है कि चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम में एंट्री करती हैं, ठीक है। और वहां पर वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मान लो यही है ना, यही है, तो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, तो यहाँ पर एक स्पिंचर लगा होता है। उस स्पिंचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम सीकम वॉल्व, इलियम सीकम वॉल्व, क्योंकि वो इलियम ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इलियम, और इधर है सीकम, बीच में लगा है वॉल्व, तो इस पूरे का नाम देते हैं इलियम सीकम वॉल्व। इन तीनों का नाम ऐसे मिला करके इलियम सीकम वॉल्व ना यहाँ पर लगा होता है, जिससे सीकम में आया हुआ मटेरियल वापस से उधर ना जाए। अच्छा, ये जो आपका यहाँ पर ये कोलन है, तो ये देखिए कोलन भी आपका जो है बटा हुआ है 3 पार्ट में। देखिए असेंडिंग कोलन, है ना, ट्रांसवर्स कोलन, और क्या है, डिसेंडिंग कोलन। तो यहाँ पर देखिए असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, समझ रहे हो। अब क्या कर रहे हैं, खाना इधर आ गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो भी चीज हमने खाया था, उस खाने में जो अब डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो उनमें से भी ये क्या करते हैं, वाटर्स को निकाल लेते हैं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसका काम क्या है, वाटर को निकाल लेना। किससे, जो खाना वेस्ट हो रहा है ना, उस खाने से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर को निकाल लेना किसका काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक में होती है, असेंडिंग कोलन में होती है, ट्रांसवर्स कोलन में होती है, और डिसेंडिंग कोलन में ये पूरा काम होता है ना। असेंडिंग देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, पतला होता जा रहा है, असेंडिंग में है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कोई चीज लेटा हुआ है, उसको ट्रांसवर्स कहा जाता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये पूरा ट्रांसवर्स कहलाएगा। और यहाँ से देखो ऊपर से नीचे आ रही है, कम हो रहा है ना। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सब हम लोग को पता है। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है सामान, तो उसे बोलते हैं कोलन। और ये है रेक्टम, है ना, ये बाद में क्या पाया जाता है, रेक्टम। तो यहाँ तक सामान को ले जाके पहुंचा दिया जाता है, और सेमी सॉलिड सब सामान को यहाँ तक रखा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा सॉलिड ही हो जाता है, सेमी सॉलिड मतलब हल्का फुल्का गीला भी रहता है और सॉलिड टाइप का रहता है। तो इस प्रकार का सामान यहाँ पर ले आके डाल दिया जाता है। उसके बाद इसको जो है एनएस के थ्रू हम लोग बाहर कर देते हैं ना। ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है ना। तो एनएस के थ्रू उसे हम लोग बाहर कर देते हैं। बोलो समझ में आया, किस तरीके से हम खाने को मुंह से खाते हैं। अब पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम एनएस के थ्रू निकालने तक का ये पूरा प्रोसेस जो है हम लोग को यहाँ पर समझना था। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को समझ लिया एंड अब काफ़ी डिटेल में समझा है। इतने डिटेल में नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। डायग्राम वगैरह देख लो, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और आज जहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो रहा है, तो आज इसे जो है आप लोग को उस पे सिस्टम पे मतलब व्हाट्सएप स्टेटस पे लगना चाहिए ये चीज़, ठीक है। देखूं तो जरा पढ़ाई हो भी रही है कि बस ऐसे ही, आज से काफ़ी दिन बाद एक चीज़ बोला हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हो, तो काफ़ी सभी लोग तो अवेलेबल हो, है ना, तो ठीक है। तो पहली बात बताओ, समझ में आया ये आज जो भी टॉपिक था। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, आसानी से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखा भी लार्ज इंटेस्टाइन में कि द रिमेनिंग वेस्ट, यहाँ पर लिखा है द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। बचा हुआ चीज रेक्टम में पास कर दिया जाता है। क्या बचा हुआ, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चीज़ों को ट्रांसफर किया गया, तो वहां पर उन चीज़ों में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, यानी कहने का मतलब जो वाटर था, उस वाटर को पूरे के पूरे ट्रांसफर वाले सिस्टम से, है ना, कोलन वाले सिस्टम से खींच लिया गया। उसके बाद भी जो वेस्ट बच गया उसे हम लोग पास कर देते हैं, किसे, रेक्टम में पास कर देते हैं। रेक्टम में पास कर दिया गया एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि सेमी सॉलिड रहता है, ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा जो है वाटर चूस लिया गया उसका है ना, पूरा एकदम जो है ठोस कर दिया उसको, ऐसा नहीं, सेमी सॉलिड मटेरियल बचता है। फिर क्या क्या कर रहे हैं, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन। और टाइम टू टाइम एनस के थ्रू मटेरियल्स को बाहर निकालना ही क्या कहला रहा है, इजेक्शन कहला रहा है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें, पढ़े और पढ़ने दें हैं